जब भी बात होती है कि भविष्य में हमारे देश की स्थिति क्या होने वाली है, तो हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। India's prospects are very good. India will become the next America. बेसिकली ये है कि हमारी जीडीपी नंबर 2 पे आ जाएगी, हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, हम सुपर पावर बन जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन एक फैक्ट अधिकतर लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है ग्लोबल वार्मिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी फैक्ट्स और साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार कैसा होगा 2050 का भारत। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और कोल का इस्तेमाल और एनिमल एग्रीकल्चर इसके बड़े कारण हैं। जब पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसका असर वैसे तो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ देश है जिनमें इसका प्रभाव काफी सीरियस होने वाला है। जैसा कि कई रिपोर्ट्स दिखाती हैं, भारत इस लिस्ट में टॉप पर है। India and Pakistan are reeling under soaring temperatures. मार्च 2022 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिली और ये अब तक का सबसे गर्म मार्च का महीना था। पृथ्वी के तापमान बढ़ने का सबसे ऑब्वियस रिजल्ट होगा हीट वेव्स, यानी बहुत अधिक गर्मी। पिछले कुछ दशकों में हीट वेव्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तेजी से बढ़ी है। Prime Minister Narendra Modi says his country is getting too hot too early in the year. Nick Johnson has this. यानी हीट वेव्स ज्यादा भयानक और ज्यादा मात्रा में हो रही है। आने वाले समय में कितनी हीट वेव्स पड़ने वाली है और दुनिया कितनी गर्म होने वाली है, इसको लेकर कई एस्टिमेट्स हैं, लेकिन हर एस्टिमेट के अनुसार हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव्स की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से 30 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं यूके के मेट ऑफिस की रिपोर्ट कहती है कि ये हीट वेव्स 100 गुना तक बढ़ चुकी है। यानी जो भयानक गर्मी पहले 300 सालों में एक बार आती थी भारत में, अब उसके हर 3 साल में एक बार आने के चांसेस हैं। और G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अगले 30 सालों में हीट वेव्स 25 गुना ज्यादा लंबी चलेगी, यानी गर्मी और लंबी होती चली जाएगी और इसके कारण मरने वाले लोगों की संख्या भी 25 गुना बढ़ जाएगी। और इसी के साथ भारत उन पहले देशों में हो सकता है जहां हीट वेव्स में तापमान इंसानों के सर्वाइव करने की क्षमता से भी ज्यादा हो जाए, अर्थात इंसान जिंदा ही नहीं रह पाए। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ वेट बल्ब टेम्परेचर की। वेट बल्ब टेम्परेचर का अर्थ होता है जब गर्मी और उमस या ह्यूमिडिटी एक साथ हो। होता यह है कि जब गर्मी होती है तो हमारा शरीर पसीना निकाल के खुद को ठंडा कर लेता है, लेकिन जब साथ में उमस भी होती है तो आपका पसीना सूखता नहीं है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। अब एक तरफ गर्मी बढ़ रही है और दूसरी तरफ शरीर खुद का तापमान बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में कई तरह की तकलीफें होती है और ये जानलेवा तक हो सकता है। जब ये वेट बल्ब टेम्परेचर 32 डिग्री तक पहुंचता है तो एकदम स्वस्थ लोग भी बाहर काम नहीं कर सकते, और जब ये 35 डिग्री तक पहुंचता है तो इंसान भले ही बाहर छांव में खड़ा हो और कितना ही फिट हो, वो 6 घंटे में मर जाता है। फिलहाल तो भारत में वेट बल्ब टेम्परेचर कभी कभार ही 31 डिग्री तक पहुंचता है और ज़्यादातर हिस्सों में 25 से 30 डिग्री का वेट बल्ब टेम्परेचर रहता है। पर एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसमें से 1.1 डिग्री सेल्सियस पहले ही बढ़ चुका है, तो लगभग पूरे भारत में ही 2 सालों में 32 डिग्री सेल्सियस और हर 8 सालों में 33 से 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर देखने को मिलेगा। भारत की वर्कफोर्स भी हीट एक्सपोज लेबर जॉब्स पर निर्भर है, अर्थात बाहर काम करने वाले लोग बहुत हैं, जैसे हमारे किसान और मजदूर लोग। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 में ही, अगले ही कुछ सालों में, 38 करोड़ लोग जानलेवा स्थितियों में काम कर रहे होंगे। ये हाल होंगे भारत के एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण। भारत में कई कोस्टल स्टेट्स और सिटीज है जिनमें काफी बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे मुंबई, कोलकाता, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल वगैरह। पर क्या आपको पता है कि 2050 तक क्लाइमेट चेंज के कारण इन शहरों और राज्यों के काफी सारे हिस्सों के डूबने का अनुमान है? मतलब इन एरियाज में लोग रह ही नहीं पाएंगे। देखो, पृथ्वी के तापमान बढ़ने का सीधा प्रभाव पड़ता है समुद्रों पर। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स में ग्लेशियर्स और आइस शीट्स तेजी से पिघल रहे हैं। 20वीं सदी की तुलना में 21वीं सदी में ग्लेशियर्स 2 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। इससे दुनिया भर में समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है।
इसके अलावा सिर्फ गर्मी से भी पानी का लेवल बढ़ता है, जिसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब अगर समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा तो समुद्र के करीब के कोस्टल एरियाज और कुछ छोटे आइलैंड्स का डूब जाने का खतरा है। फेमस टूरिस्ट आइलैंड जैसे मालदीव्स और फिजी को इनसे खासा खतरा है। खासकर भारत के लिए ये बहुत सीरियस है, क्योंकि यहाँ करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्टलाइन है, जिसमें 17 करोड़ लोग रहते हैं। 2050 तक इसके वजह से करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है। तो 2050 तक कई करोड़ लोग अपना घर बदल चुके होंगे और बहुत सारा कोस्टल एरिया समुद्र की चपेट में आ चुका होगा। क्लाइमेट सेंट्रल ने एक कोस्टल स्क्रीनिंग टूल बनाया है, जिसकी मदद से हम अभी की भारत और 2050 के भारत को कंपेयर कर सकते हैं, और वो तस्वीरें बहुत ही डरा देने वाली हैं। ये टूल बताता है कि भारत का कितना एरिया सी लेवल राइज और फ्लड्स की चपेट में आने वाला है। 2019 में मौसम का पूर्वानुमान था कि उस साल बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर 10% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। उसी तरह 2020 में कहा गया कि सब नॉर्मल रहेगा, पर 9% ज़्यादा बारिश हुई। मॉनसून हमारे देश की लाइफलाइन है। यहाँ 80% बारिश का स्रोत मॉनसून ही है। इससे हमें थोड़ी गर्मी से राहत तो मिलती है, साथ ही हमारी खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मॉनसून लगातार अनियमित, इरेगुलर होता जा रहा है, और रिसर्च इसके पीछे का कारण ग्लोबल वार्मिंग को बताती है। जर्मन रिसर्चर्स की एक टीम ने 30 क्लाइमेट मॉडल्स की स्टडी करके बताया है कि मॉनसून की अनियमितता बढ़ते टेम्परेचर के साथ बढ़ने वाली है। इस स्टडी के मुताबिक आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, जो कि सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन इस तरह का इरेगुलर मॉनसून पैटर्न खतरनाक है, क्योंकि इससे बाढ़ आने की संभावना तो बढ़ेगी, साथ ही ये फसलों के लिए भी अच्छा नहीं है। जुलाई 2005 में मुंबई फ्लड्स आई, जिसमें सिर्फ 24 घंटे में 944 मिलीमीटर की बारिश हुई, जो कि पिछले 100 सालों में नहीं हुई थी। The financial capital of India witnessed unprecedented rainfall. The city received a rainfall of 944 millimeter, which was 100-year high in the span of 24 hours. 1000 लोगों की जाने गई और 14,000 घर तबाह हो गए। फिर 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स, जिसमें 6,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई और $3.8 बिलियन का नुकसान हुआ। At this moment, there are 20,000 people to 25,000 people who are still stranded in different areas of the upper reaches of Uttarakhand. पिछले कुछ सालों में इस तरह की कई फ्लड्स आते रहे, और 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग के साथ जैसे जैसे रेनफॉल पैटर्न्स और भी डिस्टर्ब होते जाएंगे, वैसे वैसे ये घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस सब का एक बहुत बड़ा रिजल्ट होगा माइग्रेशन, यानी लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो बाढ़ के कारण हो सकता है, या समुद्र का लेवल बढ़ने के कारण, या सूखे के कारण। रिसर्च बताती है कि 2050 तक क्लाइमेट डिजास्टर्स, खास तौर पर बाढ़ के कारण भारत में 4.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करने पे मजबूर होंगे। ये लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी बन जाएंगे। सन 2020-21 में 30 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। यानी क्लाइमेट चेंज के कारण माइग्रेशन होना शुरू हो चुके हैं, और ये आने वाले समय में बढ़ते ही रहेंगे। अब एक तरफ जहाँ बारिश और बाढ़ होगी, वहीं दूसरी तरफ सूखा पड़ने की घटनाएं भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसा हमने बात की, रेनफॉल इरेगुलर होने वाली है। तो इससे किसी सीजन में बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम, और कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा तो कुछ एरियाज में बहुत कम बारिश होने वाली है, और साथ में हीट वेव्स तो बढ़ ही रही हैं। एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक सूखा दुनिया भर में 75% आबादी को प्रभावित कर सकता है। सूखा पड़ना विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर से होने वाली मौतों में 60% मौतें सूखा पड़ने से ही जुड़ी हैं, और 1970 से 2019 के बीच इसकी वजह से दुनिया भर में 6.5 लाख मौतें हो चुकी हैं। अब इन्वायरमेंट से हटकर हमारी और आने वाली जनरेशन की रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालते हैं। अगर इन सारी समस्याओं, इरेगुलर मॉनसून, फ्लड्स, ड्रॉट्स और हीट वेव्स, इन सबको मिलाकर देखें तो ये कई गंभीर समस्याओं को जन्म देंगी। भारत में जितनी भी खेती होती है, उसमें से केवल 35% ज़मीन पे सिंचाई होती है। बाकी की ज़मीन पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया के 4% से भी कम फ्रेश वाटर उपलब्ध है। भारत में सूखा पड़ना और लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पाना, ये तो अभी ही आम बात हो चुकी है, और क्लाइमेट चेंज के कारण ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ज़्यादा तापमान की वजह से पानी के स्रोत ज़्यादा सूखने लगेंगे, मिट्टी में नमी भी कम होगी, जिससे सिंचाई के लिए भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। IPCC की रिपोर्ट बताती है कि पानी की बढ़ती मांग के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के कारण 2050 तक भारत में 40% लोग पानी की कमी झेल सकते हैं।
लगभग आधा भारत पानी की कमी झेल सकता है अगर हमने अपने तरीके नहीं बदले। और इसी से जुड़ी समस्या है फूड सिक्योरिटी की। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इसी देश में है और 2050 तक ये और बढ़ने वाली है। इतनी बड़ी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और ग्लोबल वार्मिंग इसमें भी बहुत बड़ी टांग अड़ा सकती है। उदाहरण के लिए चावल हमारे देश में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, स्टेपल फूड है, लेकिन ये बारिश को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होता है। ज़्यादा या कम बारिश होने से इसकी फसल आसानी से खराब हो जाती है। IPCC की एक रिपोर्ट के अनुसार चावल, गेहूं, दालों वगैरह की उपज क्लाइमेट चेंज की वजह से 2050 तक करीब 9% तक घट सकती है। मतलब इनके दामों में उछाल आने वाली है और फूड सिक्योरिटी पर इसका सीधे सीधे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। हमारा देश तो आज की तारीख में भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में 101 नंबर पर आता है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार 2050 तक भारत में क्लाइमेट चेंज के कारण हर साल खाने की कमी से 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। खाने की कमी, साफ पानी की कमी, तेज़ गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से बीमारियों में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट से होने वाली वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जैसे मलेरिया, डायरिया के इन्फेक्शंस तेज़ी से फैल सकेंगे क्योंकि उन्हें अब वहाँ भी हीट और ह्यूमिडिटी मिलेगी जहाँ पहले नहीं थी। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन से जुड़ी चाइल्ड स्टंटिंग 2050 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से 35% बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हमारे देश की रिच बायोडाइवर्सिटी पर भी पड़ेगा। IPCC से जुड़े साइंटिस्ट की वार्निंग है कि 2050 तक वेस्टर्न घाट्स 33% बायोडाइवर्सिटी खो देंगे। क्लाइमेट चेंज जानवरों की प्रजातियों के एक्सटिंक्शन को भी बढ़ाता है। रिसर्च की माने तो दुनिया भर के एम्फीबियन स्पीशीज यानी पानी और ज़मीन दोनों पर रहने वाले जानवर, उनमें से 40% के विलुप्त होने का खतरा है। फाइनली अगर हमें इकोनॉमिक टर्म्स में ही बात करना है, जैसा कि लोगों को बहुत करना पसंद है, तो इसके लिए भी कुछ उदाहरण देता हूँ। समुद्र का स्तर बढ़ने से और बाढ़ से होने वाले आर्थिक नुकसान में भारत दुनिया भर में टॉप पर है। साइंटिस्ट चिल्ला कर यही कह रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक ही एक्सट्रीम हीट और ह्यूमिडिटी के कारण भारत की 4.5% GDP पर बुरा असर पड़ेगा। एक और रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक इससे अकेले मुंबई में हर साल 162 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। और ये केवल कुछ उदाहरण है। फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स और साइक्लोन्स के वजह से फसलों से लेकर प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, हेल्थ केयर कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी लॉसेस और भी कई सारे नुकसान होने वाला है। तो टोटल इकोनॉमिक लॉस का लेवल बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो एक तरफ तो हम इकोनॉमी की बात करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं कि कैसे भारत एक सुपर पावर बनने की दिशा में कदम रख रहा है, पर दूसरी तरफ एक के बाद एक साइंटिफिक स्टडी एक डरावने भविष्य की ओर इशारा करती है जो हीट वेव्स, सूखे, बाढ़, फूड इनसिक्योरिटी और वाटर क्राइसिस से भरा हुआ है। ये वीडियो टांग खींचने या भारत के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें करने के लिए नहीं है और ना ही इसका मतलब ये है कि सब बर्बाद होने वाला है और भविष्य एकदम बेकार है। ये वीडियो और इसमें डिस्कस की गई सारी रिपोर्ट्स और स्टडीज एक चेतावनी है कि अगर हम इस बारे में कुछ भी नहीं करते, अगर हम जैसे अभी जंगल साफ कर रहे हैं वैसे करते रहते हैं, हमारे फूड सिस्टम को नहीं बदलते, अगर ग्लोबल वार्मिंग भारत भर में एक बड़ा मुद्दा नहीं बनता और जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहता है, तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट डेलॉयट इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सुंदर से इन्फोग्राफिक्स बनाकर समझाती है कि कैसे अगर भारत चाहे तो आज भी क्लाइमेट के बारे में एक्शन लेकर और क्लाइमेट सॉल्यूशंस डेवलप करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है और इससे भारत को 11 ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कुछ भी नहीं करते तो रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2070 तक 35 ट्रिलियन डॉलर्स का घाटा झेलना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब खत्म हो गया है और अब बहुत लेट हो गया है। अभी भी हमारे सिस्टम में तेजी से बदलाव करके चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। बस लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलना होगा और ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली लेना शुरू करना होगा, जिससे सरकारें भी इस मुद्दे को सीरियसली लें। फ्यूचर हमारे ही हाथ में है। धन्यवाद।